तो ठीक है, ये लेक्चर 4 का पार्ट बी है। इसके पहले मैंने आधा ही वीडियो डाला है क्योंकि वो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैं फिर से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट रहेगा। सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट रहेगा। जैसे कि हमने देखा पिछली वाली वीडियो में कि वहां पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, नॉन पोलर भी सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर प्रोटिक फॉर एग्जांपल आपके पास है वाटर। तो ये क्या करता है, तो देखो यहाँ पे ये जो कैटायन है, सोडियम कैटायन है या फिर ब्रोमाइड आयन है, आनायन है, इसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेट कर रहे हैं। सो वाटर सॉल्वेट्स कैटायंस एंड एनायंस बोथ। वाटर क्या करता है, कैटायन जो भी होता है या फिर रिएक्शन में जो एनायन रहेगा उसे सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट करता है इसका मतलब क्या है, जो भी कैटायन होगा उसे क्या करेगा, स्टेबिलाईज करेगा, या फिर जो एनायन है उसे भी स्टेबलाइज करेगा। तो इन जनरल पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, कैटायन एंड एनायन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्वेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये कंसेप्ट, जब भी आप कोई रिएक्शन करोगे तो सॉल्वेंट किस तरह का यूज करोगे। अगर उसमें कैटायन और एनायन है तो अगर उसे स्टेबलाइज करना है तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे बोथ कैटायन एंड एनायन सॉल्वेट होते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की। अप्रोटिक का मतलब मैंने बता दिया, वहां पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो यहाँ पे एग्जांपल है डीएमएसओ। अब देखो ये जो डीएमएसओ सॉल्वेंट है, ये सिर्फ कैटायन को स्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ पे जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर जो है, वो कैटायन एंड एनायन दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को स्टेबलाइज करता है, एनायन को स्टेबलाइज नहीं करेगा। सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली कैटायंस, ओनली कैटायंस। ठीक है, अब देखो इससे होता क्या है, तो देखो अगर आप कोई रिएक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल आरएक्स की रिएक्शन करवा रहे हो आप न्यूक्लियोफाइल के साथ, ओके, और रिएक्शन हो रही है, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको, आप जब रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा इसके साथ। तो यहाँ पे आप किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करोगे, प्रोटिक या अप्रोटिक। अब जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करता है, कैटायन को भी स्टेबलाइज करता है, एनायन को स्टेबलाइज करता है। अप्रोटिक सिर्फ कैटायन को स्टेबलाइज करता है, एनायन को स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये एनायनिक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एनायनिक है। अगर न्यूक्लियोफाइल जो है सॉल्वेट हो गया, वो स्टेबलाइज हो गया, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। समझ गए आप, अगर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट हो गया, स्टेबलाइज होगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो जहां पे ये स्टेबलाइज नहीं होता है, जहां पे ये सॉल्वेट नहीं होता है, उसकी उस सॉल्वेंट में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होगी। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है, देखो अप्रोटिक में, क्योंकि यहाँ पे आप एनायन को स्टेबलाइज नहीं करते। प्रोटिक में कैटायन एनायन दोनों स्टेबलाइज होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है तो वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे जाके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है SN1 रिएक्शन, उसके बाद SN2 रिएक्शन। ये जब मैं आपको कराऊंगा तो ये मैं डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सी वाली रिएक्शन में कैसा सॉल्वेंट यूज होता है और क्यों किया जाता है। बस यहाँ पे अभी इतना याद रखो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट increases the nucleophilicity।
मतलब अगर किसी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको इंक्रीज करनी है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं पे अगर डिक्रीज करनी होगी तो वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को आप यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्वेंट्स मैंने दिए हैं, जैसे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ओके। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, डीएमएसओ से लेके इथिल एसीटेट तक। और यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी है। आप इसे एक बार देख सकते हो, आपको बस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट जो है वो किस टाइप का होता है। जब भी आप लैब में कोई रिएक्शन करते हो तो वहां पे आप स्पेसिफिक सॉल्वेंट यूज करते हो, तो उसका रीजन क्या है, क्यों कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है, उसका रीजन क्या हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिपेंड होती है पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पे। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का रिएक्शन में क्या रोल होगा, तो जनरली इस ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो रिएक्शन में अब इसलिए भी यूज करते हो क्योंकि हो सकता है कि आपका जो कुछ कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो, ओके। तो जनरली नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल होते हैं। जनरली नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, और पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर में ही जनरली सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में सॉल्वेंट चूज करना होगा तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपका कंपाउंड जो है वो कितना पोलर है और उसके अकॉर्डिंग आप नॉन पोलर या फिर पोलर सॉल्वेंट जो है यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 18 क्राउन 6 है। अब ये 18 क्राउन 6 जो है ना, ये जनरली रिएक्शन में यूज किया जाता है। अब इसका रोल क्या होता है, ये जो 18 क्राउन 6 है, ये जो भी रिएक्शन में कैटायंस होते हैं, जनरली जो कैटायंस होते हैं उसे स्टेबलाइज करता है, सॉल्वेट करता है, ठीक है। उसे क्या करता है, स्टेबलाइज करता है या फिर सॉल्वेट करता है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को क्या नहीं करेगा, स्टेबलाइज नहीं करेगा, एनायन को स्टेबलाइज नहीं करेगा, सिर्फ कैटायन को ही सॉल्वेट करेगा। इससे जाके रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो सकता है, इसलिए भी ये 18 क्राउन 6 जैसे सॉल्वेंट कंपाउंड जो है वो भी रिएक्शन में यूज किए जाता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये किससे रिलेटेड है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे कि हमने अभी तक बहुत सारे इफेक्ट्स देखे हैं, फैक्टर्स देखे हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड करते हैं। हमने देखा है एनर्जी, ओके। उसके बाद हमने देखा है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी डिपेंड होती है साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज पे। ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, कोई रिएक्शन अच्छे से कर सकते हो। आगे जाके और एक कंसेप्ट जो है हम देखने वाले, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब देखो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो सकता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, ओके, कोई एटम है, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो सॉफ्ट होगा। हार्ड होने के लिए उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो हार्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं F माइनस एंड I माइनस की, तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये हार्ड होगा। और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, मतलब ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन सी माइनस, ओके, और ओ माइनस। तो ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब ये क्या है, सॉफ्ट होगा। और इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो हार्ड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करता एक्ट होता है।
ओके। उसके बाद देखते हैं लार्ज साइज, जितनी साइज ज्यादा होती है उतना ही उस पे जो चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज है, तो चार्ज जितना निगेटिव चार्ज जो भी होगा वो जितनी साइज ज्यादा होगी उतना वो स्टेबलाइज होगा। जैसे कि इसके पहले भी मैंने बताया है कि आयोडीन की साइज ज्यादा होती है, उससे वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेबलाइज होता है। जब भी कभी स्टेबलाइजेशन होगा तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो साइज अगर ज्यादा है तो वो सॉफ्ट होगा, साइज कम है तो वो हार्ड होगा। ठीक है, साइज कम है तो हार्ड होगा। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो कार्बन की साइज कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है, ऑक्सीजन की थोड़ी कम है, तो यहाँ पे भी सॉफ्ट और हार्ड की कंसेप्ट सेम ही रहेगी। उसके बाद बात करते हैं हाई पोलराइजेबिलिटी, लो पोलराइजेबिलिटी। हाई पोलराइजेबिलिटी होने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज साइज ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होनी चाहिए, तब हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। और यही जो रूल्स हैं वो आप सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के लिए भी यहाँ पे यूज करते हो। तो इसका मतलब ये अगर हाई पोलराइजेबिलिटी है तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल रहेगा। ठीक है, और लो पोलराइजेबिलिटी अगर है तो वो क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखो उसके बाद है एनर्जी ऑफ होमो इज हाई। जब भी हम एनर्जी की कंसेप्ट देखो तो जो भी डोनर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। और यहाँ पे उसकी एनर्जी कम अगर है तो वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। और जैसे कि आपको देखो फर्स्ट पॉइंट जो है यही एक्सप्लेन करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पे एनर्जी कम होती है, एनर्जी लो होती है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लो एनर्जी, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हाई एनर्जी। यही कंसेप्ट जो है वो, ये सब कंसेप्ट का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, बस आपको एक्सप्लेन करके याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है पीपीएच 3। ओके, अब देखो यहाँ पे आर ओ माइनस और यहाँ पे आर एस माइनस, ये क्या है, सॉफ्ट है, ये हार्ड है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए आर एस माइनस जो है वो सॉफ्ट है। NH2 माइनस हार्ड होता है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मिथाइल लिथियम, अब देखो जब भी कार्बन और मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड होगा अगर उसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, मतलब C+M-, C+M-, तो ये जो है वो हार्ड मेटल की तरह, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन किसका है, एक्सेप्शन यहाँ पे है गिलमन का, क्योंकि वहां पे कार्बन और कॉपर में बॉन्ड होता है जो कि सॉफ्ट होता है, कार्बन और कॉपर में बॉन्ड होता है और वो सॉफ्ट होता है। उसका रीजन अलग है क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा नहीं होता, कार्बन और कॉपर के बीच में पोलराइजेशन नहीं होता। कॉपर जो कि सॉफ्ट मेटल है वो अपना कैरेक्टर ट्रांसफर करता है कार्बन की तरफ, इसलिए वो सॉफ्ट है। पर जब भी कोई कार्बन और मेटल का बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड होगा और उसमें अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो वो क्या कहेगा, वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम देखने वाले हैं, इससे हम जो भी रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कार्बेनियन बनाया है, तो ये इस कार्बेनियन पे निगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे नो डीलोकलाइजेशन, कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं है। अगर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं मतलब नो स्टेबलाइजेशन, नो स्टेबलाइजेशन।
ठीक है, नो स्टेबलाइजेशन भी कुछ नहीं है। अगर स्टेबलाइजेशन नहीं है तो वो किसकी तरह एक्ट होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। अगर उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की में क्या होता है, तो देखो अगर कोई बेस यहाँ पे है तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ पे बनेगा सी माइनस, यहाँ पे बनेगा सी माइनस। अब जी ये जो सी माइनस है ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में आ सकता है। अगर ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में आएगा तो क्या बन जाएगा, ये ओ माइनस और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इनोलेट आयन बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे ये जो कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अभी जो जनरेट हुआ है, ये किसकी तरह एक्ट होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। और जिस मॉलिक्यूल में या फिर जो भी न्यूक्लियोफाइल डीलोकलाइजेशन करता है या फिर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो जब भी वो कॉन्जुगेशन में जाएगा तो उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर वो स्टेबिलाइज्ड है तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल की कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं एक एग्जाम्पल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का है, गेट 2022 का ये क्वेश्चन है। इसमें यह पूछ रहा है कि रिएक्शन दैट यील्ड्स 3 फिनील साइक्लोपेंटानोन एज द मेजर प्रोडक्ट आर। ओके, तो इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट, ये जो है ना मेजर प्रोडक्ट इसे मिलता है, और इस ऑप्शन में से को किस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होगा ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, 3 फिनिल साइक्लोपेंटानोन। तो साइक्लोपेंटानोन का मतलब ये साइक्लिक रिंग है, उसमें 5 कार्बन्स है। पेंटानोन का मतलब कार्बोनिल प्रेजेंट है। और इसने बताया है 3 फिनिल साइक्लोपेंटानोन। तो इसमें से 1 2 3 पोजीशन पे पीएच ग्रुप, तो इस टाइप का प्रोडक्ट आपको देखना है कि कहाँ पे बनेगा। अभी जो हम ऑप्शन देखेंगे वो है ये एंड सी, क्योंकि यहीं पे ये जो कंसेप्ट, ये जो रिएक्शंस है इसकी कंसेप्ट अभी हमें पता है, इसलिए हम ये यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है PH2CuLi। अब देखो PH2CuLi होता क्या है, ये Cu, यहाँ पे पीएच और Li। तो जब आप इसे लिखोगे तो ये होगा पीएच माइनस Cu+2 Li प्लस। ठीक है, ये +1 होगा और Li प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीएच और कॉपर में बॉन्ड है, कार्बन और कॉपर में बॉन्ड है। जनरली ये जो पीएच होता है, देखो ये पीएच है, उस पे निगेटिव चार्ज है। अब देखो इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये जो बेंजीन रिंग होती है खुद इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब इस ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे कोई भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब ये किसकी तरह एक्ट होगा, हार्ड हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। पर यहाँ पे ये जो पीएच वाला कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, कॉपर के साथ। तो मैंने जैसे पहले ही बताया ये गिलमन रिएजेंट है, ये गिलमन रिएजेंट है। और ये ऑलवेज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होता है ड्यू टू लेस पोलराइजेशन एंड कॉपर कार्बन बॉन्ड, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होता है। ठीक है, तो उसके पहले देखो मैं एक आपको बात बता देता हूँ। ये जो आपका कंपाउंड है, स्टार्टिंग मटेरियल जो है, इसके बारे में एक बता देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1,
यहाँ पे जो कार्बन है उस पे आएगा 2, 1 मिनट, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 4। तो इस 2 पोजीशन पे जब आप अटैक करवाते हो किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो ये जो पोजीशन होती है इसे यहाँ इसे कहा जाता है 1-2 एडिशन, इसे कहा जाता है 1-2 एडिशन। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिस पे अपने न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करवा दी, ये होता है हार्ड सेंटर। जब मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी आगे जाके आपको कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये 1-2 एडिशन जिस पोजीशन पे करते हो वो हार्ड क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं 1-4 पोजीशन की, तो जहां पे 1-2-1-4 एडिशन होती है वो सॉफ्ट सेंटर होता है, वो सॉफ्ट सेंटर होता है। और जब भी आप कोई रिएक्शन करना चाहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जनरली हार्ड हार्ड के साथ रिएक्टर होता है, एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करना पसंद करता है, ठीक है। तो जो जैसा है वैसे ही उसी के साथ वो रिएक्ट करना चाहेगा, ठीक है। ये जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं कि इसमें किस टाइप का प्रोडक्ट अभी बनने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कि वहां पे जो गिलमन रिएजेंट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ से ये जो पीएच माइनस है, ये ये अगर सॉफ्ट है तो ये ऑलवेज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा, मतलब 1-4 एडिशन शो करेगा, ऑलवेज 1-4 एडिशन शो करेगा। इसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, इसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एडिशन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आगे जाके ओ माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जो भी बनेगा, यहाँ पे ओ माइनस, आगे जाके क्या होगा, ये ओ माइनस जो है वो कहीं से प्रोटोनेट हो जाएगा, नहीं इस तरह से नहीं होगा, क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो फिर से कार्बोनिल जनरेट होगा और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो है ये प्रोडक्ट बनने वाला है और वही यहाँ पे इसने बताया है वो प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इस रिएक्शन में ये जो है 3 फिनिल साइक्लोपेंटेनोन ये प्रोडक्ट बनता है। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ पे इसने दिया है PHLi। अब देखो PHLi जो है वो PHLi जो है इसमें कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड है, C माइनस है, Li प्लस है, तो ऑब्वियसली ये भी PH माइनस और Li प्लस बनेगा। अब देखो इस ये जो पीएच और कार्बन है, इस बी इनके बीच में कार्बन और लिथियम के बीच में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होता है, बहुत ज्यादा कार्बन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सी माइनस और Li प्लस के फॉर्म में रहेगा। ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन की तरफ रहेंगे जो कि स्टेबलाइज नहीं होंगे, इसलिए ये कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। तो जब भी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा एक्सेप्ट गिलमन रिएजन, तो आप क्या करोगे, तो आप उसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करोगे। तो चलो सेम रिएक्शन अभी यहाँ पे भी करना है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे आपने 1-4 एडिशन करवाई थी, यहाँ पे आप 1-2 एडिशन कराओगे, ओके। PH माइनस Li प्लस, तो ये अभी क्या करेगा, 1-2 एडिशन करेगा, वो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बन गया ओ माइनस और आगे जाके ये PH डबल बॉन्ड एज इट इज। उसके बाद बस क्या करना है, इसे प्रोटोनेट करवाना है किसी H प्लस से और ये बन गया OH और ये बन गया PH।
और डबल बॉन्ड एज इट इज। जो तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है ये इस रिएक्शन का करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप का होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है तो इसके लिए इनकरेक्ट होगा। अभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट है। अब जो बाकी दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड डी, अगर आपको आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे हेक कपलिंग रिएक्शन होती है। हेक कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ ली होगी, तो यहाँ पे हेक कपलिंग रिएक्शन होती है। आप ट्राई कर सकते हो कि क्या इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। और ऑप्शन डी में जो है यहाँ पे सबसे पहले तो अल्काइलेशन होगा, और उसके बाद सबसे पहले अल्काइलेशन इनोलेट के फॉर्मेशन के बाद अल्काइलेशन होगा, और उसके बाद इलिमिनेशन होने जाएगा हो इलिमिनेशन होगा। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे आप ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो भी ठीक है, आगे जाके सब कुछ हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। आज हमने देखा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी